महक, तुम जानती हो एक अभ्यर्थी कब मरता है? जब उसका नाम परिणामों में नहीं आता सर। नहीं, मौत तब होती है जब वो पॉलिटी को सिर्फ एक विषय समझकर रट लेता है, लेकिन उसके पीछे की पॉलिटिक्स और संवैधानिक आत्मा को नहीं समझ पाता। 2018 में आराध्या ने यही गलती की थी। उसने अनुच्छेद 74 और 75 को रटा था, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के मर्म को नहीं समझा। 0.5 सिर्फ आधे नंबर से उसका सिलेक्शन रुका था। वो आधी रात को मुझे फोन करके रोई थी महक। उसने कहा था, सर मुझे आर्टिकल्स याद थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि केयरटेकर सरकार में प्रधानमंत्री की शक्तियां कैसे बदल जाती हैं। आज हम उस गलती को नहीं दोहराएंगे। आज हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे नहीं, हम उसे डिकोड करेंगे, एक फिल्म की तरह, जहां संविधान की धाराएं डायलॉग होंगी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्लाइमैक्स। क्या तुम तैयार हो? जी सर। आज हम संविधान के उस अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जो पूरे देश की दिशा तय करता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपके भविष्य की दिशा तय करने वाली एक छोटी सी मगर बेहद जरूरी बात। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, सर पढ़ तो सब लिया पर एग्जाम में डर लगता है। इस डर को खत्म करने के लिए टेस्टक्यू ऐप पर हमने यूपीएसआई 2025 के लिए एक ऐसी टेस्ट सीरीज तैयार की है जो सिर्फ सवालों का पुलिंदा नहीं है। इसे उन प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों ने तैयार किया है जिन्होंने अपना बरसों का अनुभव इसमें झोंक दिया है। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि पेपर बनाने वाले के दिमाग को पढ़ने की कोशिश है। यकीन मानिए, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कई प्रश्न आपको हूबहू डिक्टू वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे आपने हमारी इस सीरीज में हल किए हैं। आपको लगेगा कि ये सवाल तो मेरा पढ़ा हुआ है। हिंदी हो, मूल विधि हो या संविधान या फिर जीके, हर टॉपिक को एग्जाम के लेवल पर ही सेट किया गया है। इस मेहनत और अनुभव की कीमत हमने सिर्फ 199 रुपए रखी है, ताकि मान एजुकेशन का हर सिपाही अपनी तैयारी में कोई कसर न छोड़े। इस टेस्ट सीरीज में 15 जनवरी से 5 फुल लेंथ लाइव टेस्ट भी करवाए जाएंगे। तो रिस्क मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करें और उन चुनिंदा प्रश्नों से अभ्यास करें जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। वाह सर, ये तो सोने पर सुहागा है। मैं तो कितने दिनों से इंतजार कर रही थी कि आप यूपीएसआई एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी है। सबको इंतजार होता है टेस्टक्यू की टेस्ट सीरीज का। मैं इसे आज ही क्लास के बाद में ही ज्वाइन कर लूंगी। बहुत अच्छा, भटकिए मत। टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड कीजिए और उन प्रश्नों का सामना अभी कीजिए जो कल आपके पेपर में आने वाले हैं। चलिए अब अपने उसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रधानमंत्री का पद सिर्फ पावर नहीं, जिम्मेदारी भी है। देखते हैं संविधान क्या कहता है। मैंने टेस्टक्यू ऐप से इस चैप्टर के वन लाइनर निकाल लिए हैं और ये क्लास लेने के बाद वहां पे टेस्ट सीरीज में धमाल मचाने वाली हूँ। गुड, तो चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। 1947, जब देश आजाद हुआ लेकिन संविधान का ढांचा बन रहा था। हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की। महक, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक लग्जरी कार दूं, बहुत महंगी, लेकिन उसका ड्राइवर ना हो, तो वो कार क्या करेगी? सर वो बस खड़ी रहेगी, शोपीस की तरह। एग्जैक्टली। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति वो लग्जरी कार है, हेड ऑफ द स्टेट, यानी राष्ट्र का प्रमुख। लेकिन उस कार का स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर और ब्रेक जिसके हाथ में है, वो ड्राइवर है, प्रधानमंत्री, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसे पॉलिटी की भाषा में कहते हैं डी ज्योर एग्जीक्यूटिव, नाम मात्र की कार्यपालिका, प्रेसिडेंट। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री। और महक, यहां से यूपीएससी सीडीएस 2020 में एक सीधा सवाल आया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। सवाल था कि हु इज द पिवट ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र की धुरी कौन है? जवाब राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि वही वो धुरी, पिवट है, जिसके इर्द गिर्द पूरी सरकार घूमती है। सर ये डी जॉर और डी फैक्टो तो समझ आ गया, लेकिन एग्जाम में जब स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। इतना सारा डेटा याद कैसे रहेगा? यही तो सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स की। वो रटते हैं, समझते नहीं, और प्रैक्टिस की कमी उन्हें ले डूबती है।
देखो महक, इस क्लास में तो मैं तुम्हें सब याद करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन क्लास के बाद क्या? यहीं पर टेस्ट क्यू ऐप तुम्हारी लाइफलाइन बनेगी। तुम्हें पता है, पिछले एसएससी सीजीएल और स्टेट पीएससी एग्जाम्स में 90% से ज्यादा प्रश्न सीधे टेस्ट क्यू ऐप की टेस्ट सीरीज और वन लाइनर पीडीएफ से आए थे। 90%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है सर। जी हाँ, क्योंकि टेस्ट क्यू ऐप पर जो वन लाइनर पीडीएफ है वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण औषधि है। उसमें मैंने हर वो बात लिखी है जो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। और हाँ, वहां रोजाना फ्री क्विज होती है। अगर तुमने आज की क्लास के बाद वहां क्विज लगा ली तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ये चैप्टर भुला नहीं सकती। तो महक और जो भी मुझे सुन रहे हैं, इस क्लास के बाद टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, वरना कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाओगे। और हाँ दोस्तों, हम इतनी मेहनत से ये कंटेंट, ये सिनेमैटिक फील सिर्फ इसलिए ला रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई बोझ ना लगे। अगर आपको ये प्रयास, ये मान सर का तरीका दिल को छू रहा है तो अभी इसी वक्त मान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार, आप लोग वीडियो देखते हो, सीखते हो, पर वो लाल वाला बटन दबाने में कंजूसी करते हो। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस आपका साथ और एक लाइक चाहिए। और महक की तरह आप भी अपना डाउट या ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपकी एक कमेंट हमारी पूरी टीम को रात भर जागकर काम करने की ऊर्जा देती है। चलो अब इमोशन और प्रमोशन से आगे बढ़ते हैं सीधे संविधान के पन्नों पर। महक, मान लो राष्ट्रपति जी का मन किया कि आज देश में कोई नया कानून लागू करना है या किसी मंत्री को हटाना है, क्या वो खुद ऐसा कर सकते हैं? सर, जहां तक मुझे याद है, आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वो इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया लिंक किया तुमने। लेकिन वो अधीनस्थ कौन है, ये बताता है आर्टिकल 74। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों के वेस्टमिंस्टर मॉडल के आदी हो चुके थे। यहां दो राजा हैं, एक नाम मात्र का नॉमिनल राष्ट्रपति और एक वास्तविक रियल प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रपति काम कैसे करेंगे? अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आर्टिकल 74(1) कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन, राष्ट्रपति अपनी कृत्यों का प्रयोग इसी सलाह के अनुसार करेंगे। अब यहाँ एक ट्विस्ट है महक, क्या राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं या वो मना कर सकते हैं? ये सवाल यूपीपीएससी प्री 2021 और यूपीएससी प्री 2018 में घुमा फिराकर पूछा गया था। सर, पहले तो शायद बाध्य नहीं थे, लेकिन बाद में कुछ संशोधन हुए थे ना? बिल्कुल सही पकड़े हो। यहाँ दो सुपर विलेन और सुपर हीरो जैसे अमेंडमेंट्स याद रखने हैं। ध्यान से सुनना, ये कहानी है इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के समय की। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42nd संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इंदिरा गांधी के समय इसने कहा, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। मतलब अगर कैबिनेट ने कहा दिन है तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा दिन है, चाहे बाहर रात हो रही हो। राष्ट्रपति के पास ना कहने की पावर छीन ली गई। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। मोरारजी देसाई, जनता सरकार, इन्होंने राष्ट्रपति को थोड़ी राहत दी। इन्होंने कहा, ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन वो सलाह को एक बार पुनर्विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन महक, अगर मंत्रिपरिषद ने वही सलाह दोबारा भेज दी तो फिर उन्हें साइन करने ही पड़ेंगे। 100% सेकेंड टाइम में वो मना नहीं कर सकते। तो एग्जाम में अगर सवाल आए, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, तो जवाब होगा हाँ, लेकिन केवल एक बार, ओनली वंस। अच्छा महक, एक और गहरा सवाल जो यूपीएससी मेंस के लेवल का है, क्या कोर्ट ये जांच सकता है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी? जैसे अगर कल को मंत्री जी ने राष्ट्रपति को कहा कि फलां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि दिखाओ क्या सलाह दी थी, कागज दिखाओ? सर, अगर कोर्ट हर बात पूछने लगा तो सरकार काम कैसे करेगी? शायद नहीं पूछ सकता। ब्रिलियंट लॉजिक, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। आर्टिकल 74(2) साफ साफ कहता है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। यानी नो कोर्ट कैन एनक्वायर इनटू द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट। लेकिन यहां एक पेंच है, एसआर बोम्मई केस 1994।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम ये नहीं पूछेंगे कि सलाह क्या दी, लेकिन जिस सामग्री, मटेरियल या ग्राउंड्स के आधार पर सलाह दी, हम उसे देख सकते हैं। मतलब अगर सरकार ने कहा कि राज्य में दंगे हो रहे हैं, सरकार गिरा दो, तो कोर्ट सलाह नहीं देखेगा, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट या गवर्नर की रिपोर्ट मांग सकता है कि वाकई दंगे थे या झूठ बोला। समझी? ये है जुडिशियल रिव्यू की पावर। सर, क्या इसका कोई हालिया उदाहरण है? बिल्कुल। हाल के वर्षों में कई बार राष्ट्रपति ने विधेयकों पर स्पष्टीकरण मांगे हैं, जो आर्टिकल 74 की इसी शक्ति का प्रयोग है। लेकिन याद रखना, आर्टिकल 74(2) कहता है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जांच किसी भी अदालत में नहीं हो सकती। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की लक्ष्मण रेखा है। विशेषता: अनुच्छेद 74 मूल, 42वां संशोधन 1976, 44वां संशोधन 1978। राष्ट्रपति की बाध्यता: अनुच्छेद 74 में अस्पष्ट, इम्प्लाइड, 42वें संशोधन में पूर्णतः बाध्यकारी, एक्सप्लिसिटली बाउंड, 44वें संशोधन में एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति। न्यायिक समीक्षा: अनुच्छेद 74 में सलाह की प्रकृति की जांच नहीं हो सकती, 42वें संशोधन में सलाह की प्रकृति की जांच नहीं हो सकती, 44वें संशोधन में सलाह की प्रकृति की जांच नहीं हो सकती। महक, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक प्रश्न आया था कि क्या उनके कार्य अवैध हो जाते हैं यदि उनका चुनाव रद्द हो जाए। ये अनुच्छेद 71 से जुड़ा है, लेकिन इसकी जड़ें अनुच्छेद 74 में है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया गया कोई भी कार्य राष्ट्रपति का कार्य नहीं, बल्कि भारत सरकार का कार्य माना जाता है, इसलिए वो वैध रहता है। महक, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? सर, पानी की तरह साफ है। आर्टिकल 74 मतलब राष्ट्रपति के हाथ बंधे हैं सलाह से और कोर्ट सलाह नहीं पूछ सकता। बहुत अच्छे। देखो, ये जो केस लॉज और अमेंडमेंट्स मैंने बताए, इनके नोट्स बनाना अभी मुश्किल लग रहा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारा मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां क्लास खत्म होते ही मैं इन आर्टिकल्स का एक चार्ट डाल दूंगा और एग्जाम की डेट्स, एडमिट कार्ड, नई वैकेंसीज सबसे पहले वहीं पता चलता है। तो अपडेटेड रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन जाओ। अब चलते हैं आर्टिकल 75 पर। यह प्रधानमंत्री का जन प्रमाण पत्र है। सर, ऐप पर एक क्विज आया है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो सांसद ना हो? एसएससी सीजीएल 2023 में भी ऐसा ही एक सवाल था। आर्टिकल 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। महक, यहाँ एक शब्द पर गौर करना, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। एसएससी सीजीएल 2019 और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में प्रश्न आया था, भारत का प्रधानमंत्री होता है ए. निर्वाचित, इलेक्टेड, बी. चयनित, सिलेक्टेड, सी. मनोनीत, नॉमिनेटेड, डी. नियुक्त, अपॉइंटेड। तुम क्या टिक करके आओगी? सर, लोग तो वोट देकर चुनते हैं ना मोदी जी को, तो निर्वाचित होना चाहिए। यही तो ट्रैप है और 90% बच्चे यही गलती करते हैं। महक, हम सांसद यानी एमपी को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं। हम वाराणसी से एमपी चुनते हैं, गांधीनगर से एमपी चुनते हैं, फिर वो जीते हुए एमपी मिलकर अपना नेता चुनते हैं और राष्ट्रपति उस नेता को पीएम के पद पर नियुक्त यानी अपॉइंट करते हैं। संविधान में इलेक्शन ऑफ पीएम जैसा कोई शब्द नहीं है, तो सही जवाब होगा डी, अपॉइंटेड। लेकिन ये विवेक का खेल तब शुरू होता है जब किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले, हंग पार्लियामेंट। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एसपी आनंद बनाम एचडी देवेगौड़ा मामले में स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते वो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाए। और अगर नहीं बन पाया तो उसे इस्तीफा देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य 2001 में कहा कि ऐसा व्यक्ति उसी कार्यकाल में दोबारा मंत्री नहीं बन सकता। ये सिस्टम का बग फिक्स करने जैसा था। महक, एक भ्रांति है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा से होना चाहिए, लेकिन इतिहास देखो, इंदिरा गांधी 1966, देवेगौड़ा 1996, आईके गुजराल 1997 और मनमोहन सिंह 2004 से 2014, ये सब राज्यसभा सदस्य थे जब पीएम बने। ये संवैधानिक रूप से वैध है, लेकिन लोकतांत्रिक नैतिकता कहती है कि उन्हें जनता द्वारा सीधे चुने गए सदन यानी लोकसभा से होना चाहिए। ब्रिटेन में तो ये नियम है कि पीएम हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होगा, लेकिन भारत में हमने लचीलापन रखा। अब आर्टिकल 75(2) और 75(3), ये इस चैप्टर का सबसे डेंजरस पार्ट है। महक, मुझे ये बताओ, मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? टू हुम आर द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल? सर, संसद के प्रति।
आधा सच। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। संविधान दो तरह की जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी यानी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं। इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री को किसी मंत्री का काम पसंद नहीं आया तो वो राष्ट्रपति को कहेंगे, सर इनका इस्तीफा ले लो, और राष्ट्रपति उन्हें हटा देंगे। तो व्यक्तिगत रूप से एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार है। अब देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का चक्रव्यूह, द लैबिरिंथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75(3) ये संसदीय व्यवस्था का दिल है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ध्यान देना महक, संसद नहीं, राज्यसभा नहीं, केवल और केवल लोकसभा। ये सवाल बीपीएससी 66 री एग्जाम और यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में डिट्टो आया था। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है वी स्विम टुगेदर वी सिंक टुगेदर, यानी हम साथ तैरेंगे साथ डूबेंगे। अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पूरी सरकार को प्रधानमंत्री समेत इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे बाकी मंत्रियों ने कितना भी अच्छा काम क्यों न किया हो। ओह, मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं करती बल्कि पूरा तालाब ही सुखा देती है यहाँ तो। वाह, क्या उपमा दी है तुमने। बिल्कुल सही। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार को हमेशा लोकसभा यानी जनता के सदन का विश्वास जीतना पड़ता है। इसका मतलब एक सबके लिए सब एक के लिए। बिल्कुल थ्री मस्केटियर स्टाइल में। अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो पूरी सरकार को जाना होगा, भले ही बाकी मंत्रियों ने अच्छा काम किया हो। इसे कहते हैं वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। स्विम टुगेदर सिंक टुगेदर। आराध्या यहीं फंसी थी। उसे लगा था कि अगर कृषि मंत्री ने गलती की है तो सिर्फ उसे इस्तीफा देना होगा, लेकिन अगर नीतिगत निर्णय पॉलिसी डिसीजन है तो पूरी कैबिनेट जिम्मेदार है। लेकिन एक और लेयर है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुच्छेद 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकते हैं। अगर कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है तो उसे इस्तीफा देना होगा, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर असहमति के कारण इस्तीफा दिया था। ये है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। सर, 2019 के बाद से क्या कोई बड़ा इस्तीफा हुआ है? बहुत अच्छा सवाल। 2021 में रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा याद है? ये प्रदर्शन और राजनीतिक रणनीति के आधार पर था, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का आधुनिक उदाहरण है। या फिर 2008 में शिवराज पाटिल का इस्तीफा मुंबई हमलों के बाद, जिसे नैतिक जिम्मेदारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया। एस्पिरेंट्स को इन बारीकियों को समझना होगा। अब देखते हैं जंबो कैबिनेट का अंत, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब एक रियल लाइफ प्रॉब्लम पर आते हैं। महक, पुराने जमाने में क्या होता था? गठबंधन की सरकारें बनती थीं। हर छोटी पार्टी कहती थी मुझे मंत्री बनाओ वरना मैं समर्थन वापस ले लूंगा। परिणाम जंबो कैबिनेट, 60, 70, 80 मंत्री बन जाते थे। देश का पैसा बर्बाद होता था। इस बीमारी का इलाज किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। इसमें आर्टिकल 75(1)A जोड़ा गया। ये नियम कहता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या पीएम को मिलाकर लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। महक, यहां फिर से कैच है। 15% किसका? ऑप्शन ए संसद का, ऑप्शन बी लोकसभा का। ये MPPSC प्री 2020 का प्रश्न है। देखो महक, हमारे चैनल पर 70% छात्रों ने इस सवाल का गलत जवाब दिया। प्रश्न था मंत्री परिषद का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? लोकसभा की कुल संख्या का 15%? हाँ, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, इंक्लूडिंग पीएम। ये कैच है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने यह संशोधन किया था ताकि गठबंधन सरकारों में हर सहयोगी को मंत्री पद की लॉलीपॉप न दी जा सके। इसने न केवल आकार सीमित किया बल्कि ये भी जोड़ा कि दल बदल एंटी डिफेक्शन के तहत अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री भी नहीं बन सकता। डेटा टेबल प्रोजेक्ट को ध्यान से देखो, यहां से क्वेश्चन बनेगा, जिसमें एक तरफ प्रावधान, एक तरफ केंद्र, एक तरफ राज्य। अधिकतम सीमा, केंद्र में 15% लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, राज्य में 15% विधानसभा की कुल सदस्य संख्या। न्यूनतम सीमा, केंद्र में कोई न्यूनतम सीमा संविधान में निर्दिष्ट नहीं, व्यावहारिक रूप से 12 से 15, राज्य में 15%, 12 मुख्यमंत्री सहित। संविधान संशोधन, केंद्र में 91st संशोधन 2003, राज्य में 15%, 91st संशोधन 2003। अनुच्छेद, केंद्र में 75(1)A, राज्य में 64(1)A।
सर, आरपीएससी आरएएस 2023 के पेपर में एक सवाल था जिसमें पूछा गया था कि क्या राज्यों में न्यूनतम संख्या 12 होनी चाहिए? तो इसका मतलब छोटे राज्यों जैसे सिक्किम या गोवा के लिए ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही पकड़ा। गोवा में केवल 40 सीटें हैं। 15% के हिसाब से तो सिर्फ 6 मंत्री होते, जो प्रशासन के लिए कम है। इसीलिए 12 की न्यूनतम संख्या, मिनिमम कैप, वहां लागू होती है। यही वो नुस्खे हैं जो तुम्हें टॉपर बनाएंगे। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, आर्टिकल 76। महक, मान लो भारत सरकार पर कोई केस कर दे, जैसे पुट्टा स्वामी केस या आर्टिकल 370 का मामला। क्या प्रधानमंत्री खुद कोर्ट में जाकर बहस करेंगे? नहीं सर, वो तो व्यस्त हैं, उनके लिए वकील जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उन हजारों वकीलों का बॉस कौन है? सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है? वो है भारत का महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 इसी पद का सृजन करता है। सर, इसकी नियुक्ति कौन करता है? क्या कोई एग्जाम होता है? नहीं, ये कोई सिविल सर्वेंट नहीं है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सरकार यानी मंत्री परिषद की सलाह पर। योग्यता, क्वालिफिकेशन, उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखनी चाहिए। अब इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं। योग्यता, क्वालिफिकेशंस, विवरण। नागरिकता, भारत का नागरिक हो। अनुभव, विकल्प 1, किसी हाईकोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो। अनुभव, विकल्प 2, किसी हाईकोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो। अनुभव, विकल्प 3, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता यानी एमिनेंट जूरिस्ट हो। सर, पारंगत विधिवेत्ता वाला क्लॉज तो जजों की नियुक्ति में भी होता है ना? होता है, लेकिन व्यवहार में आज तक इसका इस्तेमाल शायद ही हुआ हो। अब एक ट्रिकी सवाल पूछता हूं, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 6 साल? संवैधानिक पद है तो 5 साल या 65 वर्ष की उम्र तक होना चाहिए, जैसे सीएजी का होता है। गलत, यहीं फंसाता है यूपीएससी। संविधान में अटॉर्नी जनरल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, ना ही उसे हटाने की कोई प्रक्रिया दी गई है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करता है। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जब सरकार यानी मंत्री परिषद इस्तीफा देती है या बदलती है, तो अटॉर्नी जनरल को भी इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति उसी सरकार की सलाह पर हुई थी। अच्छा, तो ये को टर्मिनस है सरकार के साथ? हाँ, परंपरागत रूप से हाँ, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ खास। अटॉर्नी जनरल बनाम सॉलिसिटर जनरल, द ग्रेट कंफ्यूजन। मैंने अखबारों में सॉलिसिटर जनरल का नाम भी बहुत सुना है। तुषार मेहता जी का नाम अक्सर आता है। क्या वो भी आर्टिकल 76 में आते हैं? नहीं, ये 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा ट्रैप था। संविधान आर्टिकल 76 सिर्फ अटॉर्नी जनरल की बात करता है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संवैधानिक पद नहीं है। ये वैधानिक या प्रशासनिक पद हैं जो एजी की मदद के लिए बनाए गए हैं। एक सवाल था यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में, और अब इसी आधार पर आरपीएससी और सभी स्टेट पीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का महान्यायवादी यानी एजी और भारत का सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने का अनुमति है। भारत के संविधान के अनुसार महान्यायवादी तब अपना त्यागपत्र सौंप देता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा देती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। महक, इस सवाल को तोड़ो यानी डीकंस्ट्रक्ट करो। कथन 1, आपने अभी कहा कि सॉलिसिटर जनरल संवैधानिक पद नहीं है और आर्टिकल 88 जो संसद में बैठने का अधिकार देता है शायद सिर्फ एजी के लिए है, तो एसजी को संसद में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो कथन 1 गलत है। कथन 2, आपने कहा कि एजी इस्तीफा देता है, लेकिन ये परंपरा है। सवाल में लिखा है संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा, तो कथन 2 भी गलत है। इसका उत्तर डी होना चाहिए। शाबाश, यही बारीकी चाहिए। आर्टिकल 88 सिर्फ मंत्री और महान्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार देता है, सॉलिसिटर जनरल को नहीं। इस्तीफा देना एक परंपरा है, संवैधानिक बाध्यता नहीं। अब जरा एजी की शक्तियों को एक टेबल में समेटते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। एक तरफ शक्ति या अधिकार लिखा हुआ है, एक तरफ विवरण, एक तरफ स्रोत। सबसे पहले सुनवाई का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, आर्टिकल 76(3).
सेकंड, संसद में अधिकार, दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार, संयुक्त बैठक में भी। किसी भी समिति का सदस्य भी बन सकता है, आर्टिकल 88। थर्ड, विशेषाधिकार, उसे संसद सदस्य यानी एमपी को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, आर्टिकल 1054। और लास्ट, वोट का अधिकार, संसद में बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता, आर्टिकल 88। सर, क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है या उसे सरकारी नौकरी की तरह मनाही है? वो सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आता। उसे वेतन नहीं मिलता बल्कि पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति तय करते हैं। इसलिए वो निजी वकालत कर सकता है। शर्तें, वो भारत सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकता। वो किसी आपराधिक मामले में आरोपी का बचाव सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। वो किसी कंपनी का डायरेक्टर सरकार की अनुमति के बिना नहीं बन सकता। तुम्हें पता है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे। उन्होंने 1950 से 1963 तक सेवा दी। उन्होंने कई बार संसद में सरकार का पक्ष रखा। हाल ही में के वेणुगोपाल और वर्तमान में R वेंकटरमणी नौ ने आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर कोर्ट और जरूरत पड़ने पर विधायी सलाह में अहम भूमिका निभाई है। संविधान की किताब से बाहर निकलो महक, अब हम रियल पॉलिटिक्स के गलियारों में हैं। क्या तुमने किचन कैबिनेट के बारे में सुना है? सर, क्या ये वही है जहां प्रधानमंत्री खाना खाते हैं? नहीं, ये वो जगह है जहां नीतियां पकती हैं। ये एक गैर संवैधानिक यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। इसमें प्रधानमंत्री के 4-5 सबसे करीबी लोग होते हैं। वे मंत्री भी हो सकते हैं, दोस्त भी या परिवार के सदस्य भी। इंदिरा गांधी के समय ये बहुत शक्तिशाली थी। इसे आंतरिक कैबिनेट कहते हैं। निर्णय यहां लिए जाते हैं और औपचारिक कैबिनेट बस उन पर मोहर लगाती है। क्या ये लोकतांत्रिक है? ये दक्षता के लिए अच्छा है क्योंकि छोटी टीम में निर्णय जल्दी होते हैं, लेकिन ये पारदर्शिता के खिलाफ है। अमेरिका और ब्रिटेन में भी ये चलन है। अब इसका विलोम देखो, शैडो कैबिनेट। ब्रिटेन में विपक्ष हर सरकारी मंत्री के पीछे अपना एक शैडो मिनिस्टर लगाता है। अगर गृहमंत्री कुछ बोलते हैं तो शैडो गृहमंत्री उसका जवाब देते हैं। ये भावी सरकार की ट्रेनिंग है। भारत में ये औपचारिक रूप से नहीं है, लेकिन हाल ही में ओडिशा विधानसभा में विपक्ष ने शैडो कैबिनेट जैसा प्रयोग करने की कोशिश की है, जो एक नया ट्रेंड हो सकता है। अब हम चलते हैं संघीय दर्पण, राज्य और केंद्र का मिलन की तरफ। महक, स्मार्ट एस्पिरेंट वही है जो पैटर्न को पहचाने। तुम्हें अलग अलग अनुच्छेदों को रटने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जादुई नंबर है, 89। केंद्र के अनुच्छेद में 89 जोड़ो और तुम्हें राज्य का समकक्ष अनुच्छेद मिल जाएगा। जैसे देखो, एक लाइन में विषय, दूसरे में केंद्र से संबंधित अनुच्छेद, तीसरे में इनका गणित, चौथे में राज्य से संबंधित अनुच्छेद और लास्ट में विवरण। मंत्रिपरिषद, केंद्र से संबंधित अनुच्छेद 74, 74 + 89, राज्य से संबंधित अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। मंत्रियों के प्रावधान, केंद्र से संबंधित अनुच्छेद 75, 75 + 89, राज्य से संबंधित अनुच्छेद 164। नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, भत्ते। सरकार का कार्य संचालन, केंद्र से संबंधित अनुच्छेद 77, 77 + 89, राज्य से संबंधित अनुच्छेद 166। कार्यपालिका की कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर। पीएम सीएम के कर्तव्य, केंद्र से संबंधित अनुच्छेद 78, 78 + 89, राज्य से संबंधित अनुच्छेद 167। राज्यपाल को प्रशासन और विधायी प्रस्तावों की जानकारी देना, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति है। यही कारण है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच इतना झगड़ा होता है? बिल्कुल। अभी हाल ही में 2024 में तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल RN रवि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को यानी बिल को जेब में रखकर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते। यदि विधानसभा दोबारा बिल पास करती है तो राज्यपाल को सहमति देनी ही होगी। वे निर्वाचित सरकार यानी मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर समानांतर सरकार नहीं चला सकते। ये जजमेंट BPSC 69 और MPSC राज्य सेवा 2024 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं पिछले 5 वर्षों के सबसे कठिन सवालों को हल करने, जो टेस्ट क्यू पर भी उपलब्ध है।
संविधान वाली टेस्ट सीरीज में। उनमें से कुछ हम यहां करेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का सवाल है। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उपमंत्री। केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। सही कथन चुनें। सर, कथन एक गलत है सर। संविधान में वर्गीकरण नहीं है, ये पार्लियामेंट्री परंपरा है। आर्टिकल 74 बस मंत्री परिषद कहता है। कथन 2 सही है, 91st अमेंडमेंट के कारण। उत्तर केवल 2। शाबाश, यही बारीकी चाहिए। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और क्या वो संसद के किसी भी सदन से हो सकता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 75 में लिखा है। और हाँ, वो किसी भी सदन से हो सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी। गुड, लेकिन एक ट्विस्ट जोड़ता हूं। अगर अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हो रही हो और प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हों, तो क्या वे वोट दे सकते हैं? नहीं सर, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में आता है और वोटिंग का अधिकार सिर्फ उस सदन के सदस्यों को होता है। तो अगर पीएम राज्यसभा से हैं तो वो लोकसभा में बोल सकते हैं, लेकिन अपनी ही सरकार बचाने के लिए वोट नहीं दे सकते। यही वो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें टॉपर बनाएगा। यूपीपीसीएस 2023 में प्रश्न था कि क्या मनोनीत सदस्य मंत्री बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं, बशर्ते वे 6 महीने में सदस्य बन जाएं। प्रश्न 3, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? राज्यपाल को प्रशासन और विधायी प्रस्तावों की जानकारी देना, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति है। सही। याद रखना, ये कर्तव्य, ड्यूटी शब्द संविधान में लिखा है, ये कोई एहसान नहीं है। अगर सीएम जानकारी नहीं देता तो ये संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का आधार बन सकता है। अब हम देखेंगे सरकार कैसे चलती है, यानी आर्टिकल 77 एंड 78। लोग अक्सर बोरिंग समझकर इनको छोड़ देते हैं, आर्टिकल 77 और 78, लेकिन स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस यहां से सवाल पूछते हैं। आर्टिकल 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। महक, जब तुम आईएएस बनोगी और कोई ऑर्डर पास करोगी तो उस पर किसके नाम की मुहर होगी, तुम्हारी या मंत्री की? मंत्री की। नहीं, राष्ट्रपति की। आर्टिकल 77 कहता है, फर्स्ट, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। सेकंड, राष्ट्रपति मंत्रालयों के बीच कार्यों का बंटवारा करेंगे। यही वो आर्टिकल है जो मंत्रालयों और विभागों का कानूनी आधार है। अगर कल मोदी जी को एक नया एआई मंत्रालय बनाना हो तो वो आर्टिकल 77 के तहत राष्ट्रपति के नाम से नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 78 पर। ये पीएम की ड्यूटी है। महक, मैंने शुरुआत में कहा था कि पीएम और राष्ट्रपति के बीच एक रिश्ता है। राष्ट्रपति राजमहल में बैठे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है? क्या वो न्यूज़ चैनल देखेंगे? नहीं सर, न्यूज़ चैनल पर तो शोर ज्यादा होता है, सच कम। सही कहा। इसीलिए आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री को एक पुल यानी ब्रिज बनाता है। पीएम के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। फर्स्ट, सूचना देना यानी इन्फॉर्म, प्रशासन और कानून बनाने के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देना। सेकंड, जानकारी देना जो राष्ट्रपति मांगे। ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच इसी पर विवाद हुआ था, जब जैल सिंह ने जानकारी मांगी और सरकार ने नहीं दी थी। 35। थर्ड, विचार के लिए रखना। अगर किसी एक मंत्री ने कोई फैसला ले लिया है लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने नहीं माना तो राष्ट्रपति कह सकते हैं कि इस मुद्दे को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखो। ये प्रश्न आरएएस आरपीएससी मेंस 2018 में 20 शब्दों में लिखने को आया था। अनुच्छेद 78 के तहत पीएम का कर्तव्य। अगर तुमने ये 3 पॉइंट्स लिख दिए होते तो पूरे नंबर मिलते। सर, क्या केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान भी ये लागू होता है? हाँ, लेकिन शक्तियां सीमित हो जाती हैं। जब लोकसभा भंग होती है तब भी अनुच्छेद 74 लागू रहता है। राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के काम नहीं कर सकते, इसलिए पीएम पद पर बने रहते हैं जब तक नया पीएम शपथ न ले ले। 2024 में चुनाव परिणामों और शपथ ग्रहण के बीच के समय में यही स्थिति थी।
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 78 पीएम और राष्ट्रपति के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। पीएम का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों यानी प्रशासन और कानून की जानकारी राष्ट्रपति को दें। जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो उन्हें दें। और लास्ट बट सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी एक मंत्री ने अकेले कोई निर्णय लिया है और राष्ट्रपति चाहे तो पीएम को उस मामले को पूरी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल के सामने विचार के लिए रखना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई मंत्री मनमानी ना करे और बड़े फैसले पूरी कैबिनेट की सहमति से हों। महक, हम बार बार मंत्रिपरिषद बोल रहे हैं, लेकिन हम पेपर में कैबिनेट शब्द भी सुनते हैं। क्या ये दोनों एक ही हैं? ज्यादातर बच्चे इन्हें पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स मानते हैं, जो कि गलत है। आओ इसे सौर मंडल से समझते हैं। फर्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। ये बड़ा गोला है। इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 74 एंड 75। सेकंड, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ये छोटा गोला है। इसमें सिर्फ 15 से 20 खास मंत्री होते हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। ये सरकार के टॉप बॉसेस हैं। मजे की बात बताऊं महक, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द था ही नहीं। इसे 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी में पहली बार जोड़ा गया। तो अगर यूपीएससी पूछे कि क्या संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है, तो जवाब होगा हाँ, लेकिन केवल एक जगह यानी आर्टिकल 352 में, और वो भी बाद में जोड़ा गया। सर, ये तो बहुत बारीक अंतर है। मतलब मंत्रिपरिषद बड़ी बॉडी है, लेकिन पावर कैबिनेट के पास ज्यादा है। बिल्कुल, मंत्रिपरिषद अक्सर साल में एक आध बार मिलती है, लेकिन कैबिनेट हफ्ते में एक बार मिलती है और सारे फैसले वही लेती है। और एक अनौपचारिक शब्द है किचन कैबिनेट। ये कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, मीडिया का शब्द है। इसका मतलब है पीएम के 2-4 सबसे करीबी लोग, कभी कभी दोस्त या परिवार वाले भी, जिनसे वो रात को डिनर पर किचन में सलाह लेते हैं। भारत में इसे इनर कैबिनेट भी कहते हैं। महक, क्या कोई ऐसा व्यक्ति पीएम या मंत्री बन सकता है जो सांसद ना हो? सोचो, अगर कल को मोदी जी मुझे, मानसर को, शिक्षा मंत्री बनाना चाहें और मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं, तो क्या मैं बन सकता हूं? सर, लोकतंत्र है, चुनाव तो जीतना पड़ेगा ना। शायद नहीं बन सकते। बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। संविधान कहता है कोई भी व्यक्ति मंत्री या पीएम बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने यानी 6 मंथ्स के अंदर संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर 6 महीने में एमपी नहीं बने तो मंत्री पद गया। एग्जाम्पल, जब नरसिम्हा राव 1991 में पीएम बने थे, वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, बाद में चुनाव लड़े। एचडी देवेगौड़ा 1996 में जब पीएम बने, वो भी सदस्य नहीं थे। ये सवाल यूपी आरओ एग्जाम में पूछा गया था कि असंसदीय मंत्री कितने समय तक पद पर रह सकता है। उत्तर 6 माह। सर, ये तो उन टैलेंटेड लोगों के लिए अच्छा है जो चुनाव की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से आते थे। यहाँ एक और पॉइंट, पीएम लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी। ब्रिटेन में पीएम को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचला सदन का होना जरूरी है, लेकिन भारत में वो अपर हाउस यानी राज्यसभा से भी हो सकता है, जैसे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। महक, आज हमने संविधान के इंजन रूम को खोलकर देख लिया। हमने आर्टिकल 74 सलाह, आर्टिकल 75 नियुक्ति जिम्मेदारी, आर्टिकल 76 91st अमेंडमेंट, 15% रूल, 878 कर्तव्य और मंत्रियों के प्रकार समझ लिए। ये चैप्टर सिर्फ अनुच्छेदों का नहीं है, ये उन संतुलन का है जो हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखता है। राष्ट्रपति की बाध्यता बनाम पुनर्विचार, प्रधानमंत्री की शक्ति बनाम संसद के प्रति जवाबदेही और राज्यपाल का विवेक बनाम संघवाद। सर, आज मुझे लग रहा है कि मैंने संविधान को पहली बार समझा है। किचन कैबिनेट की अनौपचारिकता से लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2025 के कड़े फैसलों तक। मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहां मैं आज रात तमिलनाडु राज्यपाल केस का विस्तृत विश्लेषण यानी एनालिसिस पीडीएफ डालूंगा। वो तुम्हारे उत्तर में वैल्यू एडिशन करेगा। सर, आराध्या का सपना अधूरा नहीं रहेगा, मैं पूरा करूंगी। मुझे यकीन है, क्योंकि अब तुम सिर्फ पढ़ नहीं रही हो, तुम संविधान को जी रही हो। मान एजुकेशन के शेरनियों से बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का चेहरा भी नहीं देखा?
SSC CGL 2020 और UPPCS ROARO में ये फैक्ट पूछा गया था। कहानी ये थी महक कि मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद चरण सिंह जी पीएम बने, लेकिन इससे पहले कि वो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर पाते, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो तकनीकी रूप से वो कभी लोकसभा में पीएम बनकर बैठ ही नहीं पाए। यही कारण है कि उनकी समाधि को किसान घाट कहते हैं, क्योंकि वो जमीनी नेता थे, संसद की चकाचौंध से दूर। प्रधानमंत्री और राज्यसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में अक्सर पूछा जाता है। प्रधानमंत्री कार्यकाल तथ्य: इंदिरा गांधी कार्यकाल 1966, पहली पीएम जो राज्यसभा से थीं। HD देवेगौड़ा कार्यकाल 1996, नियुक्ति के समय विधानसभा सदस्य भी नहीं थे, बाद में राज्यसभा में आए। IK गुजराल कार्यकाल 1997, राज्यसभा सदस्य। डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्यकाल 2004-2014, असम से राज्यसभा सदस्य, पूरे 10 साल राज्यसभा में रहे। अब बात करते हैं पावर की। पीएम की शक्तियों को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। फर्स्ट, मंत्रिपरिषद के संबंध में इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेकंड, राष्ट्रपति के संबंध में इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। थर्ड, संसद के संबंध में इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। पहला पिलर मंत्रिपरिषद का नेता, लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। महक, मैंने कहा था कि पीएम कैप्टन है। अगर पीएम इस्तीफा दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या उप प्रधानमंत्री कार्यभार संभालेंगे? सर, कॉमन सेंस कहता है कि वाइस कैप्टन संभाल लेगा। यही तो पॉलिटी का धोखा है। अगर पीएम की मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग यानी डिसॉल्व हो जाती है, शून्य हो जाती है। कोई भी मंत्री अपने पद पर नहीं रहता, नई सरकार बनानी पड़ती है। यही सवाल यूपीएससी प्री में स्टेटमेंट में आया था। इसके अलावा पीएम की पावर्स देखो। फर्स्ट, वो मंत्रियों के विभागों यानी पोर्टफोलियोज का बंटवारा करते हैं। सेकंड, वो किसी भी मंत्री से कह सकते हैं, भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं है, इस्तीफा दो। दूसरा पिलर, राष्ट्रपति के साथ संबंध। महक, भारत में जितनी भी बड़ी नियुक्तियां होती हैं, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य, चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर्स, इन सबको नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन नाम की पर्ची कौन भेजता है? प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट। राष्ट्रपति सिर्फ मोहर लगाते हैं। तो एग्जाम में आए कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है, तो जवाब मंत्रिपरिषद या पीएम होगा। तीसरा पिलर, संसद का नेता। पीएम राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि संसद का सत्र बुलाओ या सत्रावसान करो। और सबसे बड़ी पावर, वो राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग करवा सकते हैं, जिससे नए चुनाव होते हैं। लेकिन महक, पीएम का काम सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ये टेस्ट क्यू ऐप की वन लाइनर लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा है, क्योंकि यहां से हर साल प्रश्न आता है। नोट करो, नीति आयोग ये पहले योजना आयोग था, अध्यक्ष हमेशा पीएम होंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद यानी नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। और महक, एक बहुत ही संवेदनशील पावर है जो सिर्फ पीएम के पास है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। भारत का परमाणु बटन यानी न्यूक्लियर बटन किसके हाथ में है? पीएम के हाथ में। ये प्रश्न CDS एग्जाम 2021 में पूछा गया था। ओह, मतलब देश की सुरक्षा की चाबी भी उन्हीं के जेब में है। सर, ये जिम्मेदारी तो बहुत भारी है। सर, आपने अभी उप प्रधानमंत्री का जिक्र किया था। संविधान में इसके बारे में कौन सा आर्टिकल है? मैंने ढूंढा पर मिला नहीं। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं महक, पर संविधान में उप प्रधानमंत्री का आर्टिकल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक असंवैधानिक नहीं बल्कि गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये पद सिर्फ राजनीतिक सुविधा, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए बनाया जाता है। जब पार्टी में 2 बड़े नेता हो और दोनों को खुश करना हो तो एक को पीएम और दूसरे को डिप्टी पीएम बना देते हैं। फैक्ट्स फॉर एग्जाम, पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आखिरी उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी 2002-2004। सबसे ज्यादा बार कौन बने? देवीलाल 2 बार। आरपीएससी RAS प्री में एक बार पूछा था, क्या उप प्रधानमंत्री के पास पीएम जैसी शक्तियां होती हैं? जवाब है नहीं, वो सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं, बस नाम बड़ा होता है। सर, इतने सारे फैक्ट्स,
कौन अध्यक्ष है, कौन डिप्टी पीएम था, कौन सा आर्टिकल। मेरा दिमाग तो खिचड़ी बन रहा है। स्टूडेंट्स को ये सब एग्जाम हॉल तक याद कैसे रहेगा? महक, दिमाग की खिचड़ी तब बनती है जब हम चीजों को बिखरा हुआ छोड़ देते हैं। यहीं पर स्मार्ट स्टडी काम आती है। तुम्हें क्या लगता है टॉपर्स के पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं, उनके पास सही रिसोर्स होते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करो। वहां मैंने प्राइम मिनिस्टर चैप्टर का एक स्पेशल फैक्ट शीट फोल्डर बनाया है। उसमें टेबल बनी है। एक तरफ पीएम का नाम, दूसरी तरफ उनके समय की खास घटनाएं, तीसरी तरफ उनसे जुड़े PYQs। जैसे ही तुम उस टेबल को 2 बार पढ़ोगी और वहां डेली क्विज लगाओगी, ये खिचड़ी शाही बिरयानी बन जाएगी। और हाँ, टेलीग्राम चैनल मान एजुकेशन पर मैं आज रात को एक वॉइस नोट डालूंगा 5 मिनट का, जिसमें इस पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा। कान में ईयरफोन लगाओ, आंखें बंद करो और पूरा चैप्टर याद। तो ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। महक, अब समय है रैपिड फायर राउंड का। मैं सवाल दागूंगा और तुम्हें बिना रुके जवाब देना है। ये वो सवाल हैं जो 2019 से 2025 के बीच अलग अलग आयोगों ने पूछे हैं। क्या तुम तैयार हो? बताओ, वह प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पीएम कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी, 1966 में। नेक्स्ट, सबसे कम कार्यकाल वाले पीएम? अटल बिहारी वाजपेयी जी, पहली बार में मात्र 13 दिन। वह पीएम जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, ना कि संसद के? HT देवागौड़ा। बिल्कुल सही, वो कर्नाटक के सीएम थे उस वक्त। अगला प्रश्न देखो, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले पीएम कौन? VP सिंह, 1990 में। वह पीएम जो पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य थे? इंदिरा गांधी, 1966, इंद्र कुमार गुजराल, 1997 और डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004-2009। 2 बार रहे। अद्भुत। महक, अगर तुम्हारी तैयारी इस लेवल की है तो मेरा दावा है कि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल पूछ ले तुम उसे फोड़ कर आओगी। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आप भी इन सवालों के जवाब दे पाए तो समझो आप सही ट्रैक पर हो। जाने से पहले एक छोटी सी लिस्ट और देख लो। यूपी PCS 2021 में यहां से मैचिंग का सवाल आया था। ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे, कुल 6 लोग हैं। मोरारजी देसाई, ये बंबई राज्य के सीएम थे। चौधरी चरण सिंह, अविभाजित उत्तर प्रदेश। VP सिंह, उत्तर प्रदेश। PV नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश। HD देवागौड़ा, कर्नाटक। नरेंद्र मोदी, गुजरात। महक, इसे याद करने की ट्रिक है, मोरारजी के चरण VP ने राव और देव के साथ मोदी को छुए। खैर, ट्रिक्स के लिए टेस्टक्यू ऐप पर जाना, वहां बहुत सारी मिलेंगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद सिर्फ लाल बत्ती की गाड़ी या SPD सुरक्षा नहीं है। ये पद है 140 करोड़ सपनों का बोझ उठाने का। जब एक पीएम किसी कागज पर साइन करता है तो वो सिर्फ स्याही नहीं होती, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी की किस्मत बदल रही होती है। संविधान निर्माताओं ने ये सिस्टम इसलिए बनाया ताकि देश कभी रुके नहीं। नेता आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी गिरेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सर, आज की क्लास ने न सिर्फ पॉलिटी सिखाई बल्कि एक नागरिक होने का एहसास भी कराया। यही हमारा मकसद है मान एजुकेशन पर। अगर आपको ये सिनेमैटिक क्लास, ये मेहनत और ये अंदाज पसंद आया हो तो यार अब तो सब्सक्राइब कर लो। आप वीडियो देखते हो, चले जाते हो, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बताता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। महक, तुम क्या कहोगी हमारे दोस्तों से? मैं बस इतना कहूंगी कि अभी जाओ, टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो और कमेंट में लिखो कि अगली क्लास संसद पर चाहिए या सुप्रीम कोर्ट पर। हम वही लेकर आएंगे। बिल्कुल, पढ़ते रहो, लड़ते रहो और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके ही दम लेना। जय हिंद, जय भारत।